15 अगस्त 2012 की सुबह टोरंटो स्टार कनाडा का एक रिपोर्टर सूर्योदय की तस्वीरें लेने के लिए शहर के बाहरी इलाके में क्रेडिट नदी के किनारे चल रहा था। जब वो नदी के किनारे चल रहा था तो वो अचानक रुक गया और अचानक एक फाउल की चपेट में आ गया। गंध ये मरी हुई मछली की सामान्य मछली जैसी गंध नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही अजीब और संदिग्ध थी। तुरंत उसके दिमाग में उस भयानक हत्या का मामला याद आ गया जो कुछ समय पहले हुआ था। केवल 3 महीने पहले चीनी अंतर्राष्ट्रीय छात्र लिन जून की हत्या और अंग भंग किया गया था। गहरी पेशेवर प्रवृत्ति के कारण उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने आगे की जांच करने का फैसला किया। थोड़ी देर तक इधर उधर खोजने के बाद उन्हें नदी के किनारे रेत की पट्टी पर एक भूरे रंग का प्लास्टिक बैग पड़ा मिला। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बैग उस भयानक बदबू का स्रोत था। सावधानी से उन्होंने ऐसा नहीं किया, बैग को खुद खोलने की हिम्मत की, लेकिन तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाया। जब वे पहुंचे और बैग खोला तो पुलिस भयानक दृश्य देखकर दंग रह गई। अंदर एक गंभीर रूप से विघटित मानव पैर था। उन्होंने तुरंत क्षेत्र को घेरने और विस्तार करने के लिए 50 से अधिक अधिकारियों की एक बड़ी सेना जुटाई। जिस स्थान पर शरीर का पहला हिस्सा मिला था उसे केंद्र बिंदु बनाकर खोज करते हुए उन्होंने 3 एम चौड़ा खोज क्षेत्र स्थापित किया और हर कोने में सावधानी पूर्वक तलाशी ली। उनके प्रयास तब सफल हुए जब अगली दोपहर तक उन्हें क्रमिक रूप से एक और पैर, 2 हाथ और एक मानव मिला। क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर शरीर के अंगों की हालत बहुत खराब थी। कई दिनों तक पानी में भीगने के बाद वे सूज गए थे और इस हद तक विघटित हो गए थे कि मुश्किल से पहचाने जा रहे थे, जिसके कारण टोरंटो के सबसे अनुभवी फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी चक्कर और मिचली महसूस हो रही थी। हालांकि उच्च भावना के साथ जिम्मेदारी, उन्होंने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया और अपना महत्वपूर्ण जांच कार्य जारी रखा। अंततः उन्होंने पुष्टि की कि ये शरीर के अंग और सिर एक ही व्यक्ति के हैं। हड्डी की संरचना और पैर की नेल पॉलिश के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया कि पीड़िता 35 से 45 वर्ष की महिला थी। वहां 30 से अधिक थे। पीड़ित के सिर पर घावों के कारण पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये एक हत्या थी। उन्होंने पूरी तरह से विकृत चेहरे की खोपड़ी को फिर से बनाने का काम शुरू किया। इसकी बदौलत पीड़ित की पहचान तुरंत स्थापित हो गई। उसका नाम लियू गुआनो था। 41 साल की उम्र, घटना से पहले चीन के फूजी से एक अप्रवासी थी। वो मानक हत्या जांच प्रक्रियाओं के बाद स्कारबोरो टोरंटो में फॉरगेट मी नॉट नामक एक मसाज पार्लर चलाती थी। टोरंटो पुलिस ने पीड़ित के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। इस सूची में पहला व्यक्ति लियो डोंगाले का बेटा था। हालांकि शुरुआत में पीड़ित के बेटे पर संदेह करना अनुचित लग रहा था, लेकिन जांचकर्ता ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया। उन्हें याद आया कि विदेश में बच्चों द्वारा अपने माता पिता की हत्या करने के मामले सामने आए थे। हालांकि ये दुर्लभ नहीं था, इसलिए उन्होंने गहनता से और निष्पक्षता से पूछताछ की। लियो डोंगालियोंगा 21 साल का था। इस साल वो ले का बेटा था, जिसका जन्म उसके पहले कार्यकाल के दौरान चीन में हुआ था। शादी के 6 साल बाद ले ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया। 2 साल बाद उसने दूसरे आदमी से शादी की और दूसरे बेटे को जन्म दिया। शायद अत्यधिक गरीबी के कारण वो दूसरे बच्चे के लिए जुर्माना नहीं भर सकती थी, इसलिए वो रात में भाग गई। अपने बड़े बेटे के साथ वे फुजान से ताइवान और फिर ताइवान से थाईलैंड तक भाग गए। फिर भी असुरक्षित महसूस करते हुए वे कनाडा चले गए। ये महिला वास्तव में दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। जैसे ही उसने कनाडा में कदम रखा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पासपोर्ट फाड़ दिया और तुरंत वहां चली गई। वहां आप्रवासन कार्यालय में उन्होंने रो रो कर एक भावुक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने और उनके बेटे ने चीन में उत्पीड़न, गैरकानूनी हिरासत और यहां तक कि क्रूर पिटाई के दावों का जिक्र किया। उनका अभिनय इतना शानदार था कि आप्रवासन अधिकारी भी हर तरह की दिल दहला देने वाली कहानियों के आदी थे। वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्होंने न केवल उसकी कहानी पर विश्वास किया, बल्कि वे इससे बहुत प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप लियू को न केवल प्राथमिकता वाला शरणार्थी
वीजा दिया गया, बल्कि वर्षों के अथक प्रयास के बाद कनाडाई सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता भी मिली। ल्यू एक आरामदायक टाउनहाउस खरीदने में कामयाब रहे और उसे बदल दिया। एक दरिद्र आप्रवासी से कुछ कमरे किराए पर लेकर आय के एक स्थिर स्रोत में वो एक भूमि महिला बन गई थी। हालांकि ये सफलता उसके चरित्र के एक अंधेरे पक्ष के साथ आई थी। एक आकर्षक एकल महिला की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए ल्यू ने मांग की कि उसका बेटा उसे छुपाए। सच्ची पहचान के कारण उसने उसे सिर्फ एक नियमित किराएदार होने का दिखावा करने के लिए मजबूर किया और उसे दूसरों के सामने अपनी मां को बुलाने से पूरी तरह से मना किया। इस अवधि के दौरान उसने विभिन्न संस्कृतियों और नस्लों के कई पुरुषों के साथ संबंधों का एक विविध और जटिल नेटवर्क बनाया। जो यही नहीं रुका, उसने इसका विस्तार किया। एक साथी फुजियान आप्रवासी से मसाज पार्लर खरीदकर उसका व्यवसाय उद्यम, ये कहा जा सकता है कि एल का जीवन बेहद समृद्ध और रंगीन हो गया था। डोंगा ने पुलिस को बताया कि जिस दिन उसकी मां गायब हो गई थी, उसके बाद उसका प्रेमी केनेथ क्रोत्स्की घर आया था। उसके बाद ल्यू ने कहा उसे बिजनेस के बारे में चर्चा करने के लिए बाहर जाना पड़ा और उसने घर छोड़ दिया। तब से उसने अपनी मां को दोबारा नहीं देखा। डोंगा ने उल्लेख किया कि उसकी मां के पास पहले भी ऐसे अवसर थे जब वो कुछ दिनों के लिए घर नहीं आई थी, लेकिन इस बार उसके जाने के बाद भी वो घर नहीं आई थी। केनेथ ने बेचैन होकर फोन किया कि उसकी मां लापता हो गई है। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसने लू के लापता होने से एक सप्ताह पहले पुलिस को इसकी सूचना दी थी। उसके प्रेमी केनेथ ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि पिछले महीने की 30 तारीख को वो और गुआनो एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो बाहर चली गई थी। हालांकि वे 10 अगस्त तक संपर्क में रहे थे। लियो ने कहा कि उसे व्यापार पर चर्चा करने के लिए बाहर जाना था। फिर उसने अपने फोन का जवाब देना बंद कर दिया। भले ही उसने केनेथ को कितनी बार फोन किया, उसने ये भी कहा कि जब वह ऐसा कर सकता था, उसे ढूंढने के लिए उसने उसके बेटे से संपर्क किया था। इस बात की पुष्टि डोंग से पिछली पूछताछ से हो गई थी कि कैसे जिम्मेदारी की भावना के साथ पुलिस ने केनेथ के घर जाकर उसे ले की मौत की सूचना देने का फैसला किया। साथ ही ये भी जांच की कि क्या ये आदमी कुछ छिपा रहा था, वरना पुलिस ने केनेथ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जिसने दरवाजा खोला वो कोई और आदमी था। पुलिस ने आश्चर्य से पूछा कि क्या ये केनेथ का घर है। उस आदमी ने हाँ कहा। पुलिस लगातार पूछती रही कि वो कौन है, और सुंदर आदमी ने वापस पूछा कि वे किसे देख रहे थे। पुलिस ने कहा कि वे केनेथ की तलाश कर रहे थे, तो वो कौन था। उस आदमी ने पुलिस की ओर देखा और कहा कि मैं उसका प्रेमी हूं। इस खूबसूरत आदमी का नाम हिलबर्ट था और वो केनेथ का आधिकारिक प्रेमी था। सीधे शब्दों में कहें तो ले के प्रेमी का भी एक प्रेमी था। वो उसी समय था एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों के साथ संबंध उभयलिंगी होने के कारण ये 3 लोग एक साथ रह रहे थे। पुलिस ने हिलबर्ट को केनेथ को बुलाने के लिए कहा, जो शयन कक्ष में सो रहा था। जब लू की मौत की सूचना दी गई तो केनेथ बहुत दुखी दिखाई दिए। उन्होंने हिलबर्ट को गले लगाया। उनके पास खड़े होकर उनकी आंखें लाल थी। आंसू हिलबर्ट ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और बड़बड़ाया, मत रो, मत रो। पुलिस सीधे मुद्दे पर आई और पूछा कि आप और ली कैसे मिले। केनेथ ने गहरी सांस ली और कहा कि वो लू से मिलने से पहले मसाज पार्लर में लू से मिला था। विशुद्ध रूप से समलैंगिक और उसकी कभी कोई प्रेमिका नहीं थी। एक बार अपने प्रेमी के साथ झगड़े के बाद वो सुंदर नहीं था। वो यहां खड़ा था। वो एक भयानक मूड में था और गलती से लू के मसाज पार्लर में चला गया। पहली नजर में ही ली ने केनेथ के बारे में अपनी गहरी नजर से कुछ खास पहचान लिया और समृद्ध अनुभव के कारण उसने इस युवक के व्यवहार में भोलापन और अनुभव की कमी देखी। विशेष रूप से अपनी कुशल तकनीकों और कुशल मालिश कौशल के साथ महिलाओं के साथ संबंधों में ली ने केनेथ के लिए पूरी तरह से नए और आश्चर्यजनक अनुभव बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वो जल्दी ही एल का नियमित ग्राहक बन गया। न केवल उसके मालिश कौशल से बल्कि उसके व्यक्तित्व से भी आकर्षित होकर केनेथ लगभग प्रतिदिन लू की दुकान पर जाता था। ये कहा जाना चाहिए कि लू के पास
एक समलैंगिक व्यक्ति को ढालने में भी कुशल हाथ थे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका प्रेमी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बदल सकता है समलैंगिक से सीधे की ओर उसका यौन रुझान। इसलिए वो अक्सर केनेथ के साथ बहस करती थी। प्रत्येक तर्क के बाद वो उसे खुश करने के लिए कई उपहार खरीदता था और कुछ समय बाद उसे कर्ज चुकाने में मदद करता था। केनेथ ने ली को ये कहते हुए उसके साथ रहने का सुझाव दिया कि उसका घर विशाल था और ये अधिक होगा बाद में काम के लिए सुविधाजनक, क्योंकि लू भी इस अकेले आदमी के साथ रहना चाहती थी। वो निश्चित रूप से सहमत थी। केनेथ के घर में हिलबर्ट भी था, इसलिए वे तीनों एक अस्पष्ट व्यवस्था में एक साथ रहते थे। केनेथ ने कहा कि उसने लू को मालिश खरीदने में मदद करने के लिए पैसे लगाए थे। पार्लर सिर्फ उसके व्यवसाय के मालिक होने के सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए है। लेकिन किसने सोचा होगा कि यद्यपि एल मालिक था, उसने केवल काम पर ध्यान केंद्रित किया, कई बार पीछे हटने से इनकार कर दिया। फिर भी वो सीधे ग्राहकों को सेवा देती थी, अक्सर मालिक और ग्राहक के बीच की रेखा को पार कर जाती थी और अतिरिक्त शुल्क लेती थी विशेष सेवाओं के लिए। इस वजह से लू और केनेथ के बीच अक्सर बहस हो गई। 30 जुलाई को उन्होंने इस मुद्दे पर फिर से बहस की। लेक गुस्से में चले गए। बाद में केनेथ ली से माफी मांगने और उसे एक हैंडबैग देने के लिए गए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लियो मसाज पार्लर बेच सकते हैं। शांति से घर लौटें और उसके और उन तीनों के साथ एक अच्छा जीवन जीना जारी रखें। निश्चित रूप से केनेथ उसे मुआवजा देने को तैयार था। लियो भी मूर्ख नहीं था। ये देखकर कि केनेथ कितना मोहित था, वो इस बात से सहमत थी कि आखिरकार उसके पास एक घर था और उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। ये अद्भुत। केनेथ ने कहा कि अगली सुबह एक समझौते पर पहुंचने के बाद वो और हिलबर्ट एक बड़ी सभा में भाग लेने के लिए 60 मील दूर पोर्ट होप गए। उस समय पुलिस ने इन स्पष्टीकरणों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, लेकिन केनेथ ने उस दिन एक सुराग प्रदान किया। गायब हो गया क्योंकि मसाज पार्लर बिकने वाला था। वो पार्लर से कुछ बिजली के उपकरण अपने प्रेमी जैंग चंकी के घर लाना चाहती थी। केनेथ ने कहा कि वो जांग चूनी से पहले मिल चुका था। वो बहुत लंबा नहीं था और थोड़ा पतला था। उसे संदेह था कि लियो हो सकता है कि वो उस दिन जोंग के घर गया हो और उसके द्वारा मार दिया गया हो। पुलिस को डोंगा पर संदेह था, डोंगा को केनेथ पर संदेह था, अब केनेथ को जंग पर संदेह था। पुलिस को कदम दर कदम घुमाया जा रहा था, लेकिन वे और क्या कर सकते थे? ये जानना होगा कि केनेथ और जोंग ली के अलावा था एक साथ कई अन्य बॉयफ्रेंड के साथ शामिल होने के बाद उसके इतने जटिल सोशल नेटवर्क का सामना करना पड़ा। पुलिस को भी नुकसान हुआ, उन्हें केनेथ की सोच का पालन करना पड़ा। इसके बाद वे जांच करने के लिए तुरंत जैंग के घर गए। जब पुलिस का सामना हुआ तो वो काफी शांत था। उन्होंने कहा कि वो 39 साल के शंघाई से थे और पहले एक चीनी समुद्री जहाज पर शेफ के रूप में काम करते थे। एक अंधेरी और तेज रात में जब जहाज मॉन्ट्रियल में रुका तो उन्होंने जहाज से छलांग लगा दी, जबकि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। केवल उनके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। फिर उन्होंने 310 मील की यात्रा की और टोरंटो पहुंचे। फिर उन्होंने आव्रजन अधिकारियों के सामने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने संक्षेप में कहा कि वह चीन में सताए गए एक कैथोलिक क्रू थे। उन्होंने चीनी संस्कृति में एक प्रसिद्ध कहावत उद्धृत की, एक सेना को उसके जनरल से हटाया जा सकता है, लेकिन एक आदमी को नहीं। उसकी वसीयत से वंचित किया जाए। विश्वास और आदर्शों में उसकी दृढ़ता पर जोर देते हुए उसने बताया कि कनाडा जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए पर्याप्त धन रखने के लिए उसे आधे साल तक बचत करनी पड़ी, जो उसके आदर्शों के लिए उसके दृढ़ संकल्प और बलिदान का प्रदर्शन करता है। आव्रजन अधिकारियों ने न केवल उसकी कहानी पर विश्वास किया, लेकिन वे इस बात से भी बहुत प्रभावित हुए कि उन्हें आवश्यक कागजात दिए गए और यहाँ तक कि उन्हें एक प्रशस्ति पुरस्कार भी दिया गया। बाद में वह अपनी मां को भी ले आए और इस तरह वे टोरंटो में बस गए। जंग ने कहा कि वो ले से मिले थे क्योंकि उन्होंने उनसे एक घर किराए पर लिया था। उन्होंने उस समय कहा था, समय के साथ लियू का एक बड़ा काला प्रेमी था और उसकी खुद की भी एक प्रेमिका थी, लेकिन लियू अक्सर उसे बहकाती थी।
समय के साथ वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए और लू के गर्भवती होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने कहा कि जैंग को जल्दी से जिम्मेदारी लेनी होगी और वह उसके साथ संबंध तोड़ने को तैयार थी। काला प्रेमी जंग चूनी मूर्ख नहीं था। उसने उसके साथ संबंध को केवल आकस्मिक मनोरंजन के रूप में देखा था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया। इसलिए उसने कहा कि वो अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं दे सकता। जब उसने ये शब्द सुने तो ली गुस्से में आ गई और उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, ये कहते हुए कि जब आप आनंद ले रहे थे तो आपने ये शब्द क्यों नहीं कहे। जोंग ने अपना चेहरा पकड़ लिया और सोचा कि क्या आप ही नहीं थे जिसने मुझे पहले बहकाया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर लियो ने वास्तव में बच्चे को जन्म दिया तो ये बहुत परेशानी होगी। तुरंत उसने मीठे शब्द कहे लू के मूड को शांत करने के लिए वो उसे न्यूयॉर्क शहर ले गया और उसके लिए कई हैंडबैग खरीदे। अंततः भौतिकवाद की शक्ति के तहत ली गर्भपात कराने के लिए सहमत हो गई। जंग ने तुरंत भविष्य में लू का अच्छा इलाज करने का वादा किया, लेकिन लू के गर्भपात के तुरंत बाद जंग ने ऐसा करना जारी रखा। अपने वादों को हवा हवाई मानकर वो जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि लियू गुआनो दयनीय था तो आप बहुत गलत होंगे। इस समय जैंग उसके कई रंगीन प्रेमियों में से एक था। लू पहले से ही केनेथ के साथ रह रही थी, हालांकि उसने फिर भी उसे खत्म नहीं किया। जैंग के साथ विशेष संबंध, इसे स्पष्ट रूप से कहें तो प्यार के प्रति लू का रवैया व्यापक जाल बिछाना था। खूब फसल काटना और सबसे अच्छे का चयन करना। हर बार जब वो केनेथ के साथ बहस करती थी तो वो आराम और सांत्वना के लिए जैंग के घर भाग जाती थी। बाद में जैंग को गलती से पता चला कि जो आदमी हमेशा लू के घर के आसपास मंडराता रहता था वो वास्तव में उसका बेटा था। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि उसकी मां उन दोनों के साथ रहने के लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि लियो न केवल शादीशुदा था बल्कि उसके 2 बेटे भी थे, जबकि उसने कभी शादी नहीं की थी। उसकी मां ने कहा कि अगर वे अलग नहीं हुए तो वो अपने मां बेटे के रिश्ते को खत्म कर देगी। लियो ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और 30 जुलाई को अपनी मां से बेहद असंतुष्ट होकर लियो ने केनेथ के साथ बहस की। बाहर जाने के बाद वो तुरंत जैंग के साथ चली गई। उसने कहा कि वो रह सकती है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। सप्ताहांत पर छुट्टी, क्योंकि उसकी मां किसी और के यहाँ नौकरानी के रूप में काम करती थी और आमतौर पर सप्ताहांत पर घर आती थी और इस बारे में बात करती थी। जंग ने रहस्यमय ढंग से खुलासा किया कि जिस शाम ले गायब हो गया उन्होंने अभी अभी रात का खाना खत्म किया था और वो ली को मसाज पार्लर में वापस ले गया था। फिर उसने उसके साथ देखा उसकी अपनी नजरें केनेथ की कार में बैठना और वहां से चले जाना। उसने पुलिस को बताया कि उसने लियू को नहीं देखा है। तब से उसे संदेह था कि केनेथ ने लियू को मार डाला है। पुलिस चुपचाप उसके सामने जंग चंकी नाम के व्यक्ति को देखती रही। ये कहा जाना चाहिए कि उसके चेहरे को देखने से ही वो एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि केनेथ के पास एक ठोस बहाना था। वो पोर्ट होप में अपने प्रेमी हिलबर्ट के साथ कई लोगों के साथ एक सभा में भाग ले रहा था जो गवाही दे सकते थे। अब वो कह रहा था कि उसने केनेथ को ड्राइव लू से दूर देखा था, जो कि था ये स्पष्ट रूप से असंभव है, इसलिए वो इस समय झूठ बोल रहा था। पुलिस ने जंग के माथे पर एक घाव देखा और पूछा कि ये कहां से आया। वो अचानक घबरा गया और कहने लगा कि चीजें हिलाते समय वो किसी चीज से टकरा गया था। लेकिन पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि इतना लंबा घाव स्पष्ट रूप से एक घाव था। यह देखकर चाकू काट दिया गया कि जैंग लगातार झूठ बोल रहा था। पुलिस ने आसपास के निगरानी कैमरों की जांच की। फुटेज से पता चला कि जिस दिन लियो गायब हुई थी वो जोंग के घर में गई थी और अगली दोपहर तक फिर कभी बाहर नहीं आई थी। जोंग ने अपनी कार की डिक्की में एक बहुत बड़ा सूटकेस भर दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसने सूटकेस नीचे नहीं लाया। यह स्पष्ट था कि जैंग को आपराधिक व्यवहार का अत्यधिक संदेह था। हालांकि पुलिस ने तुरंत जांच नहीं की, बल्कि केवल किसी को गुप्त रूप से उसके घर की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि वो व्यक्ति मर चुका है और जैंग ऐसा है भारी संदेह है
कि उसे तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अब और अधिक इंतजार क्यों किया गया। पुलिस के पहली बार घर का दौरा करने के कुछ समय बाद ही जोंग और उसकी मां ने निगरानी के प्रभारी व्यक्ति द्वारा इस स्थिति की सूचना देने के बाद कई बार कार को अंदर और बाहर अच्छी तरह से धोया। पुलिस गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि वे सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने जल्दबाजी में तलाशी वारंट के लिए आवेदन किया। पुलिस के जंग के घर में प्रवेश करने के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से एक अप्रिय गंध की गंध आई। अंततः उन्होंने तहखाने के प्रवेश द्वार की जांच की। हाँ, वो अप्रिय गंध यहीं से आ रही थी। पुलिस को बहुत जल्दी पता चल गया, फर्श के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था और उसकी जगह पर टाइलें लगा दी गई थी, जो अपनी जगह से बिल्कुल बाहर थी। टाइल्स को उठाने और फ्लोरोसेंट अभिकर्मक के साथ जांच करने के बाद परिणाम से पता चला कि यहां बड़ी मात्रा में खून था। इसके अलावा उन्हें एक खून से सना हुआ दस्ताना भी मिला। कमरे में दराज ही नहीं, जंग के घर पर उन्हें ग्रे प्लास्टिक बैग भी मिले, जो घटनास्थल पर इस्तेमाल किए गए थे, जहां शव फेंका गया था। अलमारी पर खून के छींटे थे और पीड़ित के डीएनए के निशान कार की डिक्की में भी पाए गए थे। पुलिस ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी तकनीक अभी भी बहुत परिष्कृत थी। चाहे वो कितना भी धोएं, उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण सबूत मिले। इस सबूत के साथ पुलिस ने तुरंत जंग को गिरफ्तार कर लिया और उस पर प्रथम डिग्री हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने फिर भी जंग की मां को घर पर रहने की अनुमति दी और नहीं। 3 सितंबर को अपराध स्थल को सील कर दिया गया। किसी को ओंटारियो झील में एक सूटकेस मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक शव था और केवल धड़ बचा था। जांच के बाद पुष्टि की गई कि ये ल्यू गुआनो है। इसके अलावा सूटकेस की शैली और रंग जोंग के सूटकेस के समान थे। अब इन सभी सबूतों के साथ क्या वे सीधे तौर पर उसे दोषी ठहरा सकते हैं? वास्तव में नहीं, क्योंकि हत्या का सबसे महत्वपूर्ण हथियार अभी भी नहीं मिला है। आप सीधे तौर पर यह साबित नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति की हत्या किसने की। मौजूदा सबूत निश्चित रूप से सबूतों की पूरी श्रृंखला नहीं बना सकते। जैंग ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सबूत आपको मिले हैं वे केवल ये साबित कर सकते हैं कि मेरे घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसे मार डाला। आखिरकार मैं निर्दोष हूं। इस दुविधा का सामना करना पड़ा। पुलिस भी असमंजस में थी कि क्या किया जाए। इससे पहले कि वे इस मुद्दे को हल कर पाते, 9 सितंबर को एक और समस्या उत्पन्न हो गई। जोंग के पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि उन्हें उसके घर से एक अप्रिय गंध आ रही है। उन्होंने शिकायत करने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिस तुरंत उसके घर गई और पता चला उनकी मां की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। कोरोनर की जांच के बाद मृत्यु का कारण हृदय रोग के कारण अचानक हुई मृत्यु होना पाया गया। जब जैंग ने अपनी मां की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्होंने सभी चीजों से निपटने के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था संभालने के लिए अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया। जेल लौटेंगे और स्वेच्छा से पूर्ण स्वीकारोक्ति प्रदान करेंगे। उस समय अभियोजक ये सोचकर काफी प्रसन्न थे कि वे अंततः इस मामले को बंद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने जांचकर्ता का सामना करते हुए जंग चुन्नी को कम आंका था। जंग ने कहा कि इस बिंदु पर मैं अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। वास्तव में ल्यू गुआनो था, मेरी मां द्वारा मार डाला गया। अभियोजक स्तब्ध था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जंग चुन्नी ने पानी का एक घूंट लिया और धीरे धीरे बताया। उसने कहा कि उसकी मां हमेशा ली को नापसंद करती थी, क्योंकि उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी। उसके पिछले रिश्तों से बच्चे अश्लील तरीके से रहते थे और अशुद्ध व्यवसाय में काम करते थे। घटना के दिन वे रात का खाना खा रहे थे। जब उसकी मां अप्रत्याशित रूप से जल्दी घर आ गई तो दोनों महिलाएं बहस करने लगी। ल्यू ने अपनी मां को बूढ़ी और अनुचित कहा, जो सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ थी। उसकी मां ने भी लू को शाप दिया। उसे बेशक चोरी का ये आरोप मनगढ़ंत था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है या नहीं। वैसे भी उसकी मां के पास एक महंगा आभूषण था जो वास्तव में गायब हो गया था और उसका मानना था कि लेओ ने इसे चुरा लिया था। जंग ने कहा कि उनका तर्क तेजी से उग्र हो गया। उसकी मां के पास गई रसोई
और एक क्लीवर पकड़ लिया और कहा कि वो ले को मारना चाहती थी। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ा और गलती से उसके माथे पर चोट लग गई। फिर वो अपने घाव का इलाज करने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि लेव फर्श पर लेटा हुआ था और उसकी मां उसके ऊपर बैठी हुई थी। उसका शीर्ष अभी भी काट रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसकी मां को होश आया और उसने पूछा कि बेटे, मैंने किसी को मार डाला है, अब हमें क्या करना चाहिए? जंग ने पुलिस से कहा कि मैं और क्या कर सकता हूं? मैं अपनी मां को पुलिस में रिपोर्ट कैसे कर सकता हूं? वो पहले ही कर चुकी है। इतना बूढ़ा होने के बाद कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने शव को टुकड़े टुकड़े करने और उसका निपटान करने का फैसला किया। उन्होंने अंगों, धड़ और सिर को कचरे के थैलों में डाल दिया और उन्हें अलग अलग स्थानों पर फेंकने के लिए ले गए। ठीक है, अब अपराधी जंग की मां बन गई है, लेकिन वे दोषी नहीं ठहरा सके एक तरफा गवाही के आधार पर। इसलिए उन्होंने जैंग के बयान और उसकी मां की शव परीक्षा के आधार पर एक जांच की। कोरोनर ने कहा कि उसे गंभीर हृदय रोग था और घर में कई संबंधित दवाएं थी। मिस्टर एक्स, नियोक्ता जिसने जैंग की मां को काम पर रखा था, ने यह भी कहा कि वो एक शांत, मेहनती व्यक्ति थी, लेकिन इस समय उसका स्वास्थ्य खराब था। पुलिस को संदेह था कि जंग चुन्नी झूठ बोल रही थी। एक 70 वर्षीय महिला एक 40 वर्षीय महिला पर कैसे हावी हो सकती है और उस पर बेतहाशा वार कर सकती है, भले ही उसने शुरुआत में लू पर हमला किया हो? क्यों? क्या लू ने जवाबी कार्रवाई नहीं की? क्या वो वही पड़ी रही और खुद को 30 से अधिक बार छुरा घोंपने दिया? जितना अधिक पुलिस ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उन्हें लगा कि जैंग मनगढ़ंत बातें कर रहा है। लेकिन शायद उसे खुद भी लगा कि उसकी बातें विश्वसनीय नहीं थी। इसलिए तीसरे दिन मुकदमे में उसने उस समय अचानक अपनी गवाही बदल दी। जब मैं अपने घाव का इलाज कर चुका था और बाहर आया तो मैंने देखा कि लेव पहले से ही फर्श पर मृत पड़ा हुआ था। मेरी मां अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी लाश को काट रही थी। न्यायाधीश ने उससे पूछा कि फिर ले की मृत्यु कैसे हुई और जैंग हकलाने लगा। मुझे इसके बारे में भी आश्चर्य है कि वो अचानक कैसे मर गई। जिसने उसे मार डाला, न्यायाधीश इतना क्रोधित था कि उसे नहीं पता था कि वो क्या कहे। मन ही मन सोच रहा था कि उसका ऐसे बदमाश से सामना कैसे हुआ। न्यायाधीश पूछता रहा, तो तुमने पहले झूठ क्यों बोला और अपनी बात क्यों कही? मां ही हत्यारी थी, जैंग चंकी ने जवाब दिया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर मैं चाहूंगा तो बोलूंगा और अगर मैं नहीं बोलना चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा। ये मेरा अधिकार है। इन शब्दों को सुनकर पूरे कोर्ट रूम में अचानक शोर मच गया। हर कोई भागना चाहता था और उसे कई थप्पड़ मारे। यहां तक कि उसका अपना वकील भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे चुप रहने का संकेत दिया। फिर वकील ने अपने विचार एकत्र किए और कहा कि वास्तव में ये बहुत सरल है। मेरे मुवक्किल की मां अपने बेटे के प्रति प्रेम के कारण हस्तक्षेप के दौरान लू द्वारा अपने बेटे को घायल होते देख रही थी। तुरंत एक सुपर मानव में बदल गया और पलक झपकते ही मुझे नीचे गिरा दिया। आखिरकार इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मानव क्षमता असीमित है। बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद जूरी सदस्यों को लगा जैसे उनके पास हजारों सर पर दौड़ने वाले घोड़े हैं, जिनके पास दौड़ने के लिए कहीं नहीं है। यहां तक कि इस वकील को पीटना भी चाहा। न्यायाधीश ने देखा कि स्थिति हाथ से बाहर जा रही थी। उसने अपना गैवल पीटा और चिल्लाया, चुप रहो, बहस करना बंद करो। हमें इस बिंदु पर बोलने के लिए सबूत का उपयोग करना चाहिए। अभियोजक ने कहा कि आप सबूत चाहते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने फोरेंसिक जांच निकाली। अपने ब्रीफकेस से रिपोर्ट करें और सभी को जोर से पढ़े। पीड़ित ले गुआनो की बाहों पर 19 रक्षात्मक घाव है। इससे पता चलता है कि जब हमलावर ने पीड़ित पर हमला किया तब भी वो जीवित था। इसके अलावा पीड़ित के सिर पर 30 से अधिक चाकू के घाव थे। सभी घाव ऊपर से नीचे तक थे। इंगित करता है कि हमलावर पीड़ित की तुलना में लंबा और शारीरिक रूप से मजबूत था। मैं बचाव पक्ष के वकील से पूछना चाहता हूं कि क्या जोंग की मां इन विशेषताओं में फिट बैठती है। इस समय बचाव पक्ष के वकील का चेहरा लाल हो गया, फिर पीला हो गया और एक शब्द भी कहने में असमर्थ हो गया। अभियोजक ने जांग की ओर इशारा किया
और कहा आप लियो के साथ प्रेम नहीं तो कम से कम दोस्ती का रिश्ता था। फिर भी आपने उसे मार डाला और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये एक अमानवीय कृत्य है। उसे मारने के बाद आपने कोई पछतावा नहीं दिखाया, केनेथ को फंसाने की कोशिश भी नहीं की, जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया और दूसरों पर झूठा आरोप लगाया। ये एक अन्यायपूर्ण कार्य है। 10 साल पहले आपने अपनी मातृभूमि छोड़ दी और स्थायी निवास के लिए आपने झूठ गढ़ने और अपनी मातृभूमि को बदनाम करने में संकोच नहीं किया। ये विश्वासघात का कार्य है। आपकी मां की बीमारी से मृत्यु हो जाने के बाद आपने तुरंत सभी अपराधों के लिए उनके दाहिनी ओर मुड़ने को जिम्मेदार ठहराया और गलत उल्टा स्थिति को उलटना, ये पुत्रवत अपवित्रता का कार्य है। ऐसे अमानवीय अन्यायी, विश्वासघाती, वफादार और अविवाहित व्यक्ति होने के नाते आप अभी भी बेशर्मी से यहां खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। आपका सम्मान। मैं जंग को तुरंत प्रथम डिग्री हत्या का दोषी ठहराने का प्रस्ताव करता हूं। उसे आजीवन कारावास की सजा देता हूं। पैरोल की संभावना जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। हालांकि कनाडा अभी भी कानून द्वारा शासित देश है। उसे पहली डिग्री की हत्या के लिए दोषी ठहराना लगभग असंभव था, क्योंकि आखिरकार हत्या का हथियार अभी भी नहीं मिला था। इसके अलावा कोई सुराग भी नहीं मिला था। पीड़िता के शरीर पर ऐसे अवशेष पाए गए जो सीधे तौर पर यह साबित कर सकते थे कि जैंग ही हत्यारा था, जब तक कि उसने खुद कबूल नहीं किया कि उसे इतनी जटिल और गंदी प्रेम कहानी का सामना करना पड़ा था। न्यायाधीश ने मुकदमे को 3 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया। 3 दिन बाद जूरी सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया। उनका मानना था कि जंग चुनकी का शव को टुकड़े टुकड़े करने और ठिकाने लगाने का कृत्य पूर्व नियोजित था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ दूसरी डिग्री की हत्या का आरोप स्थापित किया गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें पहले 18 वर्षों के लिए पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। जंग चुन्नी का मामला है, ये सिर्फ अपराध के बारे में एक कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज में नैतिक पतन और जटिल मानवीय रिश्तों का एक दर्दनाक चित्र भी है। ये मामला लंबे समय तक टोरंटो को एक दर्दनाक चेतावनी के रूप में परेशान करेगा कि जब लोग अपनी मानवता खो देते हैं तो क्या हो सकता है। ये एक अनुस्मारक भी है कि कोई बात नहीं जिन परिस्थितियों में हमें अपने विवेक और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। और यही आज की कहानी है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।